जय भारत। मैं निशा मिश्रा नायक वन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को देश मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। ये सरकारी कमीशन है और आप लोगों को देना चाहती है। आप मानने वाले हो और मानने वालों को कमीशन पर थोड़ी दिया जा सकता, ये देने वालों का कमीशन है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, रिटर्न में जो मानना है मानो, देना नहीं देना ये सरकार की कमीशन का काम है। अगर नहीं देता है तो आंदोलन करने के लिए आपको आजादी है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ भारत का प्रतिनिधि नहीं दिया और आपको आशंका है कि आपके विरोध में फैसला हो सकता है, तो इसके जो भी रिकमेंडेशन है उस पर फैसला लेने के पहले आप लोगों के भारत के नेताओं के साथ सलाह मशवरा किया जाएगा। अंग्रेजों ने जब आश्वासन दिया, गांधी जी ने अपना आंदोलन भी ले लिया। साइमन ने रिकमेंडेशन इंग्लैंड को भेज दिया और इंग्लैंड के जो सरकार थी उनको फैसला लेने के लिए अंग्रेजों ने 1931 को बुलाया, नेताओं को बुलाया, गांधी जी को भी बुलाया। गांधी नहीं गए, बाकी सब गए, बाबा साहब अम्बेडकर भी गए, उनको इन्विटेशन था। और जब उन्होंने वहां हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन की मांग की, चार बातें, एक एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट, ड्यूअल वोटिंग, एडल फ्रेंचाइज, चार बातें। नंबर एक एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन। एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन इसको हिंदी में कहते हैं पर्याप्त प्रतिनिधित्व। पर्याप्त प्रतिनिधित्व का इंटरप्रिटेशन करो तो आपको समझ में आएगा, टू प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन। पर्याप्त तभी माना जाएगा जब लोक संख्या के अनुपात में है। अगर लोक संख्या के अनुपात में कम है तो उसको एडेक्वेट नहीं माना जा सकता। लोक संख्या के अनुपात से ज्यादा है तो उसको एडेक्वेट नहीं माना जा सकता। एडेक्वेट जो शब्द है ये है लोक संख्या के अनुपात में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज इसी तरह की होती है। तो इस तरह से इसका मतलब है एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन। शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या है, शेड्यूल ट्राइब की जितनी संख्या है, बैकवर्ड की जितनी संख्या है, उनको अपनी संख्या के अनुपात में अधिकार मिलना चाहिए। ये उसका मीनिंग होता है। दूसरा मुद्दा सेपरेट इलेक्टेड। सेपरेट इलेक्टेड शेड्यूल कास्ट के साथ रिलेटेड मांग थी। सेपरेट इलेक्टेड शेड्यूल कास्ट के साथ रिलेटेड मांग क्यों थी? क्योंकि शेड्यूल कास्ट अछूत लोग थे, उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था। अब उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता, जो लोग अस्पृश्यता का पालन करते, अगर चुनाव होता जो अस्पृश्यता का पालन करते वो उनको वोट डालते। सीधी सी बात है भाई। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अस्पृश्यता पालन करने वाले लोग अस्पृश्य लोगों को वोट नहीं डाल सकते। इसलिए अस्पृश्य लोगों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और उनका ही कैंडिडेट खड़ा रहने का अधिकार होना चाहिए। वोट डालने का भी अधिकार उनका होना चाहिए और कैंडिडेट खड़ा रहने का भी अधिकार उनका होना चाहिए। और ये दोनों चीजें सेपरेट होनी चाहिए। ना वोट डालने का अधिकार दूसरों को होना चाहिए, ना खड़े रहने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि पहले से ही इन लोगों ने अछूतों को अलग करके रखा हुआ है, पहले से अलग करके रखा हुआ है। ये सेपरेट इलेक्टेड इससे संबंधित बात। ड्यूअल वोटिंग, दो बार वोट देने का अधिकार। एक बार अछूतों को अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट देने का अधिकार। तीसरा एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार। जब बाबा साहब अम्बेडकर प्रौढ़ मताधिकार की बात कर रहे थे तो इंग्लैंड में भी प्रौढ़ मताधिकार नहीं था, अंग्रेजों में भी प्रौढ़ मताधिकार नहीं था। इंग्लैंड में क्या होता था? इंग्लैंड में टैक्स देने वाले लोगों को वोट का अधिकार था और एजुकेटेड आदमी को वोट का अधिकार था। देने का सवाल कहां आता है? दूसरा, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। अगर पढ़ने लिखने की कंडीशन रखी जाए तो हमारे किसी को भी वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। अगर वोट का अधिकार ही नहीं मिलेगा तो ये जो पावर स्ट्रक्चर है भारत का, ये पावर स्ट्रक्चर के बाहर हमारे लोगों को रखा जाएगा। इसलिए एडल्ट फ्रेंचाइज प्रौढ़ मताधिकार का अधिकार होना चाहिए। प्रौढ़ मताधिकार की मांग सारे देशवासी लोगों के लिए थी और खास तौर पर जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं,
उन लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज की बात लागू करेंगे सब लोगों के लिए। ये सब लोगों की बात थी। हाई कास्ट के लोगों का रिप्रेजेंटेशन तो कांग्रेस कर ही रही थी, मगर एससी एसटी ओबीसी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन तो दूसरा कोई दल कर नहीं रहा था। ये चार बातें थी। गांधी जी गए नहीं थे, फाइनल डिसीजन लेने के लिए सेकंड राउंड में कॉन्फ्रेंस हुई, गांधी जी गए और गांधी जी ने वहां हमारे लोगों के रिप्रेजेंटेशन का विरोध किया। गांधी जी ने हमारे रिप्रेजेंटेशन का विरोध किया। इसका मतलब है 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया, उसका कारण वो हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार देना नहीं चाह रहे थे। गांधी जी का क्या कहना था? गांधी जी का कहना था अंग्रेजों कि मैं अछूतों को किसी भी किस्म के अलग अधिकार देने के पक्ष में ही नहीं हूं। नए बात लिखा हुआ है, मैं वकील साहब को परिचय देने वाला हूं। लिखित दस्तावेजी, मैं इनको किसी किस्म के अधिकार ही देने के लिए तैयार नहीं हूं। एक बात। दूसरी बात, अगर अंग्रेज मुझे आजादी देते और आजादी में अछूतों को अधिकार देते, मुझे ऐसी आजादी भी नहीं चाहिए। ये भी करते हो मुझे लगता आप लोग यकीन करोगे, बिल्कुल यकीन नहीं करोगे तो मैं कह रहा हूं। मगर गांधी ने रखा, क्या कर सकते हो आप? गांधी जी ने रखा, क्या कर सकते हो आप? इसका खाना माता बदल तो रखते नहीं हो, क्योंकि वो रेखा है। अब जब मैं जो कह रहा हूं वो आपको वो यकीन नहीं होता, ऐसी बात भी गांधी जी ने कही है। अगर आपको पूछा जाए कि आपका यकीन क्यों नहीं होता, इनकी बात होने के बावजूद भी आपका यकीन क्यों नहीं, तो आप लोग कहोगे इसलिए यकीन नहीं होता क्योंकि वो महात्मा आदमी कर सकता। अब आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग बना हुआ है वो महात्मा आदमी था। मेरा कहना है कि वो महात्मा तो बहुत दूर की बात है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ साला उसके शरीर में आत्मा नाम की कोई चीज है क्या? मुझे तो ये डाउट है। गांधी जी ने थोड़े और बात आपको बता रहा हूं, नहीं गांधी जी ने ये कहा कि मुझे ऐसी आजादी मिलनी चाहिए। आपको ये सुनकर धक्का लगा होगा कि गांधी जी ने ऐसा कहा। एक और बात, उससे आगे की अगर बताऊंगा तो आप लोग बोलेंगे यार ये बेजलान आप भूल बोल रहे, इतनी बात नहीं। और आगे यदि अछूत धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो जाते हैं, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन लोग अरे ये नहीं कहा, अगर अछूतों ने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लिया तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर मैं किसी किस्म के अधिकार देने के पक्ष में नहीं हूं। एक बहस कैसे होती थी मालूम है? वकील साहब को मालूम है होती है, कोर्ट में बहस कैसे होती है? बहस में 3 लोग होते हैं, एक जज होता है। वकील साहब इसलिए उनको जज में समझ आ जाएगी मेरी बात, मैं वकील नहीं हूँ मगर मैं सारा सिस्टम जानता हूँ। एक होता है जज और एक होती है इनकी पार्टी, एक होती है दूसरी पार्टी। तो 2 वकील अपने अपने पार्टी की तरफ से लड़ते हैं। तो होता है नहीं है, वो नहीं है 2 वकील, वो जज क्यों सुनता है? दोनों की सुनने के बाद अपना फैसला देता है। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा था? अंग्रेजों थे और गांधी की पार्टी थी और बाबा साहब अम्बेडकर पार्टी थी। दोनों बैरिस्टर थे, गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे, बाबा साहब अम्बेडकर कैजुअल बैरिस्टर थे। गांधी जी 4 बार मैट्रिक फेल हुए थे, वो 4थी बार
करके एक बात जब कही, देखा तो अंग्रेज में बैठे थे और सुन रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर उत्तर खड़े हो गए। गांधी जी ने अपनी बात कही, तो क्या हमारे साथ बैठकर आप लोग रोटी खाते हो? सामने जाने में हो रही पीछे से हो रही है। क्या आप अजूबों के साथ बैठकर खाना खाते हो? क्या हमारे साथ बेटी देते हो, बेटी लेते हो, रोटी का और बेटी का व्यवहार करते हो? तुम लोगों के गांव में कुएं हैं, क्या हमारे लोगों को पानी भरने की इजाजत है? पानी भरने देते हो? बैरिस्टर आदमी जो वकील होता है ना, वो ज्यादा बोलने वाला होता है, ज्यादा होता है। और बैरिस्टर वकील से थोड़ा सा ऊंचा होता है, वो ज्यादा बोलने वाला होता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने एक एक सवाल उठाया तो गांधी जी की बोलती बंद, गांधी जी की बोलती बंद। एक सवाल उठाया, उसका कोई जवाब नहीं, दूसरा सवाल उठाया, उसका कोई जवाब नहीं, तीसरा सवाल उठाया, उसका कोई जवाब नहीं, चौथा सवाल उठाया, उसका कोई जवाब नहीं। एक से एक ऐसा सवाल उठाते रहे, उसका कोई जवाब नहीं। अंग्रेज सुन रहे, ध्यान रखना, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, आज बात समझा रहा हूँ। अंग्रेज सुन रहे, अंग्रेज गांधी जी गांधी जी की चुप्पी पर। जब गांधी जी के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था, तो गांधी जी को लगा कि मैं केस आ गया हूं, क्योंकि वकील को पहले समझ में आ जाता है तो मैं केस जीत गया हूं या हार गया हूं, क्योंकि आर्गुमेंट से पता चल जाता है। जब सामने वाला वकील उसकी दलीलों को काट देता है तो वकील को पहले ही पता चल जाता है कि केस मामला। गांधी जी को लगा मेरा केस हार गया है, फिर भी गांधी जी ने हार नहीं मानी, तो उठ के खड़े हो और कहा यदि मुसलमान अम्बेडकर की मांगों का समर्थन करते हैं, देखो क्योंकि एक पार्टी मुसलमान भी थी और वो उधर बैठे थे, क्या कहा? यदि मुसलमान अम्बेडकर की बातों का समर्थन करते हैं तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। ये नहीं कहा समर्थन करूंगा, उसमें भी ज्यादा होशियारी जो बैरिस्टर आदमी होता है वो शब्दों में भी उनकी गांधी जी की इतनी भी सहानुभूति नहीं थी कि कम से कम शब्दों में हमारे समर्थन में खड़ा हो जाता। तो क्या कहा? अगर मुसलमान समर्थन करते हैं तो मैं विरोध नहीं करूंगा। क्यों विरोध नहीं? और रात में मुसलमानों को खाना खाने के लिए बुलाया। देखो गांधी जी की शैतानी आप लोगों को समझा। गांधी जी ने मुसलमान नेताओं को अपने घर में बुलाया खाना खाने के लिए, पता नहीं गांधी जी ने गोश्त भी खिलाया होगा मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमानों को गोश्त करना है तो मुसलमानों को गोश्त को खिलाना पड़ता है। अब इंग्लैंड में गोश्त का मतलब क्या होता है आप समझते हो? तो इंग्लैंड में गांधी जी ने मुसलमान को जो नेता थे उन लोगों को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद गांधी जी ने मुसलमानों को कहा, क्या कहा? आपकी सारी मांगे मंजूर करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है मेरी। सारी मांगे आपकी मुझे मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है, अगर आप अम्बेडकर की बातों का विरोध करो। पहले क्या कहा? काउंटर में क्या कहा? यदि गांधी जी के शरीर में आत्मा रही थी क्या? उसका वकील का सवाल जवाब दे रहा हूं। तो गांधी जी के शरीर में सारी आत्मा रही थी क्या? मैं और बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो वकील नहीं हूं, मगर मैं सारी शैतानियत जानता हूं। तो गांधी जी ने मुसलमानों को कहा आपकी सारी बातें मानने के लिए मैं तैयार हूं, प्लेन पेपर पर मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, पहले साइन करता हूं बाद में लिख लेगा, इतना तैयार हूं। मेरी एक शर्त है, अम्बेडकर की मांगों का विरोध करो। मुसलमानों ने थोड़ा देर सोचा, सोचते उनको समझ में आया ये गांधी बनिया है, बनिया का स्वभाव लेना होता है, देना होता नहीं है। ये देने की बात नहीं कर रहा है, ये मैं हम लोगों से लेने की बात कर रहा है। मुसलमानों को समझ में आया कि अछूतों से मुसलमानों को गिराना चाहता है।
अछूतों से मुसलमानों को भिड़ाना चाहता है। मुसलमानों ने कहा गांधी जी इसका विरोध करो, इसका समर्थन करो, ये हम करने वाले नहीं है। आपको हमारी बात मंजूर है तो बोलो, ना मंजूर है वालेकुम सलाम। मुसलमान वहां से उठे, सीधा बाबा साहब अम्बेडकर जहां रुके हुए थे वहां सीधे गए और बाबा साहब अम्बेडकर को बताया कि गांधी जी आपके खिलाफ ऐसा ऐसा प्रस्ताव हमारे पास लेकर आए। बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरे दिन एक प्रेस रिलीज किया, कहा कि गांधी जी इसी तरह का षड्यंत्रकारी काम करते रहे तो गांधी जी का महात्मापन ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। मेरी गांधी जी को सलाह है कि गांधी जी इस तरह के षड्यंत्र से विरत रहे तो ज्यादा ठीक है। गांधी जी को पूरा यकीन हो गया कि उसकी केस फेल हो गई है, इसलिए गांधी जी ने आखिरी हथियार अपनाने का निर्णय किया और अंग्रेजों को उन्होंने थ्रेटनिंग किया, यदि अम्बेडकर की मांगे मानी गई तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा। ये जैसा भारत आए बॉम्बे में उतरते ही अंग्रेजों के वकीलों अंग्रेजों के पुलिसों ने उसको अरेस्ट किया, एयरवाला जेल में डाल दिया। 17 अगस्त 1932 को वो अवार्ड घोषित हुआ और सारे अधिकार मंजूर हो गए। उसके विरोध में गांधी ने उपवास किया। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मामला था, ऐसा वो ये सर्विसेज के रिजर्वेशन का मामला है, प्रमोशन का मामला है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि शुरू से लेकर आखिरी तक गांधी जी और कांग्रेस हमारे हक और अधिकार के विरोध में लड़ते रहे। आपको अभी वकील साहब ने यह भी कहा कि गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, ये भी कहा। थोड़ा सा बता दो इतिहास, जानकारी हो जाएगी वकील साहब को और आप लोगों को। मैं वकील साहब का बहुत धन्यवादी हूँ कि वकील साहब के ऐसा कहने की वजह से मुझे आप लोगों को सारी कहानी बताने का अवसर उपलब्ध हुआ। मैं विरोध में बोलने वाले का बहुत आभारी रहता हूँ, क्योंकि इस वजह से मुझे अवसर मिल जाता है दुनिया के सामने सच्चाई रखने का। ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत जो वकील साहब ने कहा एक भी अवेलेबल नहीं है। आप लोगों की जानकारी के लिए आपको दस्तावेजी बताता हूँ। गांधी जी ने कांग्रेस के द्वारा एक बयान इश्यू किया कि 1946 को जो संविधान